हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज टॉपिक का शीर्षक है निपोटिज्म कॉजेज एंड इफेक्ट। हिंदुस्तान में भाई भतीजावाद, उसके कारण और उसके दूरगामी परिणाम। आखिर भाई भतीजावाद के बारे में मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं? इसका कारण यह है कि 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से संबोधित करते हुए कहा कि देश में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद मतलब निपोटिज्म एंड करप्शन, ये दो महत्वपूर्ण चैलेंजेस हैं और इससे निपटना आवश्यक है अगर देश की त्वरित तरक्की चाहिए। और दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। जब तक देश भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के चंगुल से नहीं हटेगा, तब तक देश का तेजी से विकास होना संभव नहीं है। वैसे भी हम लोग चाइना से बहुत पीछे चल रहे हैं। दोस्तों, 1980 में हमारे देश के जीडीपी और चाइना का जीडीपी लगभग समान बराबरी था, लेकिन 1980 से लेकर 2010 तक चाइना ने द्रुत गति से तरक्की किया और 30 साल तक लगातार 10% ग्रोथ रेट से उसका इकोनॉमी बढ़ा, और जिसका परिणाम यह हुआ कि आज चाइना की इकोनॉमी लगभग 15 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है और हमारे देश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है। अर्थात चाइना की इकोनॉमी हमसे 5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो हमें इस ओर विशेष ध्यान देना होगा, और ये जो निपोटिज्म और करप्शन जो बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, उसे दूर करना हमारा सबसे प्राथमिक कर्तव्य है। आखिर निपोटिज्म अर्थात भाई भतीजावाद का मतलब क्या होता है? इसका यह मतलब होता है कि मेरिट को दरकिनार करके अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाना, या जिसके पास मेरिट नहीं है उसे भी, अगर वह आपसे जुड़ा हुआ है, रिलेशन से जुड़ा हुआ है, तो उसे भी पद दिलाना। इसका एक अर्थ और भी होता है, और वह यह अर्थ होता है कि जब आप निपोटिज्म करते हैं या भाई भतीजावाद में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप अपने देश के कानून नियम उसको ताक पर रख देते हैं। ये सभी रूल्स रेगुलेशन आपके लिए सेकेंडरी हो जाता है। निपोटिज्म का एक और अर्थ होता है कि आप अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को पेट्रोनेज देते हैं, उन्हें मदद करते हैं, आउट ऑफ वे जाकर के मदद करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके। तो इसका अर्थ यह हुआ कि निपोटिज्म करप्शन का ही एक रूप है, और जब तक करप्शन और निपोटिज्म दोनों को इस देश से दूर नहीं किया जाएगा, तब तक हमारे देश की तरक्की द्रुत गति से होना संभव नहीं है। दोस्तों, आखिर भाई भतीजावाद का कारण क्या है? हमारे देश में इतना तेजी से भाई भतीजावाद क्यों बढ़ा है, और खास करके आजादी के बाद से? इसका कारण यह है कि अभी भी हमारा देश प्राइमोर्डियल लॉयल्टीज से सफर कर रहा है। जब मैं प्राइमोर्डियल लॉयल्टीज कहता हूं, तो इसका मतलब है कि आप या मैं अपने जाति से, अपने क्षेत्र से, अपने धर्म से, अपने गोत्र से जुड़े हुए हैं, और हम उसको ज्यादा प्राथमिकता देते हैं वनस्पति की, अपने देश को, और इसी को बोलते हैं प्राइमोर्डियल लॉयल्टीज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में क्षेत्रवाद तेजी से बढ़ रहा है, और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज और इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटीज। जहां पर दक्षिण के राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, ये द्रुत गति से आजादी के बाद से बढ़े हैं। इनकी तरक्की दिन दुनी रात चौगुनी रफ्तार से हुई है। हमारे देश के
उत्तरी राज्यों में, खास करके बिहार, पूर्वी यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों का तरक्की द्रुत गति से नहीं हुआ है और इसके कारण से रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ती जा रही है और वो डिस्पैरिटीज हर क्षेत्र में उजागर हो रही है। उसे हमें कम करना होगा। इतना ही नहीं, इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटी भी बढ़ती जा रही है। एक ही राज्य में कुछ क्षेत्र बहुत ज्यादा विकसित हो गए हैं जबकि कुछ क्षेत्र बहुत पिछड़े हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यूपी को लीजिए। पूर्वी यूपी अभी भी बहुत पिछड़ा है और उसका पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, जबकि पश्चिमी यूपी ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण से काफी प्रगति पर है और उसके पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज्यादा बढ़े हैं। तो इस ओर भी हमें ध्यान देना होगा। इसी तरह से हमारा देश जातिवाद के चंगुल में फंसा हुआ है। हालांकि आजादी के बाद से वर्टिकल सॉलिडारिटीज में कमी हुई है, लेकिन जातियों का हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी बहुत ज्यादा बढ़ा है। एक जाति के लोग अमूमन एक पार्टी विशेष को नॉर्मल सिचुएशन में वोट देते हैं और यही कारण है कि हिंदुस्तान में कुकुरमुत्ते की तरह पार्टियों का फैलाव हो गया है। एक एक जाति की पार्टी विभिन्न राज्यों में बन गई है और ये पार्टियां अपने जाति के अलावा दूसरी जाति की तरफ देखती भी नहीं है और इसे निपोटिज्म या भाई भतीजावाद को प्रश्रय मिलता है। इसी तरह से हमारा देश गोत्रवाद के चंगुल में फंसा हुआ है। एक गोत्र के लोग अपने आप को कंसोलिडेट करते हैं, दूसरे गोत्र से के लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं, उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। एक ही गांव में हिंदू मुसलमान हैं लेकिन एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं है। हालांकि इस बिलगाव में कमी आई है, लेकिन जितना कमी आना चाहिए था उतना कमी नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, ये जो जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा, गोत्र, इन सभी के प्रति जो हमारा प्राथमिक लॉयल्टीज है वो हमें नेशनल सॉलिडारिटीज से रोकता है। हमारे देश को इन्हीं प्राइमोर्डियल लॉयल्टीज के कारण खतरा उत्पन्न होता है और हमारे लोग व्यापक दृष्टिकोण से सोच नहीं पाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश एक अनइक्वल सोसाइटी है, एक असमान समाज है जिसमें कि 20% लोग तो अभी भी 2 जून खाना नहीं खा सकते और उनकी तादाद लगभग 30 करोड़ है और वह प्रतिदिन $1 अर्थात 80 रुपये भी कमाने की क्षमता नहीं रखते या उन्हें ऐसा अवसर नहीं मिलता। टॉप 1% लोगों के पास में 22% राष्ट्रीय आय का हिस्सा है और टॉप 10% लोगों के पास में राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा है। तो हमारा देश एक अनइक्वल सोसाइटी के रूप में तब्दील होता जा रहा है। जब हमें आजादी मिली तो तत्कालीन सरकार ने कोशिश किया था कि इस असमानता को दूर किया जाए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 39 बी और सी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य भरपूर कोशिश करेगा कि असमानता को दूर किया जाए और संपत्ति का संग्रहण कुछ खास व्यक्तियों के हाथ में न होकर के व्यापक लोगों के हित में हो। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन इस मामले में हमारी सरकारें फेल होती गई है और जब से ये कॉर्पोरेटाइजेशन का जमाना आया है तब से असमानता और ज्यादा बढ़ती जा रही है। टॉप 10%
और बिलो 20% के बीच में। और यह जो असमानता की खाई है वो निपोटिज्म का सबसे बड़ा कारण है। और कोरोना काल में तो जो बॉटम के 50% थे उनकी तो हालत और भी चरमरा गई, उनका हाउस इनकम और कम हो गया, जबकि जो टॉप 20% लोगों की इनकम बढ़ते गए। तो हमारा समाज एक अनइक्वल सोसाइटीज में तब्दील होता जा रहा है, जिसे हमें कम करना होगा। एक और कारण है लैक ऑफ कोहेशन इन द सोसाइटी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश में बहुत कम लोग हैं जो राष्ट्रीय फलक पर सोचते हैं। अधिकांश लोग अपने परिवार के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने जाति के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, अपने संप्रदाय के बारे में ही सोचते हैं। और इससे सबसे बड़ा नुकसान राष्ट्रीय मजबूती पर पड़ता है। तो हमें नेशनल कॉन्शसनेस लाना होगा आम नागरिकों के बीच में, और इसके लिए हमें जागरूकता अभियान चलाना होगा कि राष्ट्र के इंटरेस्ट सर्वोपरि हैं और बाकी सभी इंटरेस्ट उसके नीचे आते हैं। यह हमें अपने नागरिकों को समझाना होगा। अब दोस्तों, इसका परिणाम क्या होता है? आप देखते होंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में जगह जगह निपोटिज्म या भाई भतीजावाद प्रचलन में है। प्रत्येक पार्टी फैमिली आधारित पार्टी हो गई है और उनमें कोई रेगुलर चुनाव नहीं होता। पार्टी को एक फैमिली नियंत्रित करता है और वो वर्षों से करता रहा है, और वही पार्टी टिकट वितरण का काम करती है, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। आप दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक के सभी राज्यों को देखें और वहां पर कोई न कोई विशेष प्रकार के फैमिली के द्वारा पार्टी का संचालन पिछले 40-50 वर्षों से किया जा रहा है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टियों का संचालन फैमिलीज के द्वारा या भाई भतीजावाद के आधार पर किया जा रहा है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, केवल कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ करके हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो कि निपोटिज्म की शिकार नहीं है। तो इसी तरह से फिल्मों में आप देखते होंगे, और जैसे सुशांत राजपूत की आत्महत्या किया था, उसे बहुत ज्यादा बवेला मचा था, और यह जाहिर हो गया कि वहां पर भी जबरदस्त भाई भतीजावाद प्रचलन में है। हीरो के पुत्र हीरो, हीरोइन के पुत्री हीरोइन, यह सिलसिला 4-5 पीढ़ियों से चलता आ रहा है। उसी तरह से दूसरे प्रोफेशन में भी हम यह देखते हैं, जैसे डॉक्टर के पुत्र डॉक्टर, और जिस डॉक्टर के पुत्र कंपीट नहीं कर पाते हैं तो वो डोनेशन देकर के अपने बेटे को डॉक्टर बना देते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान एक सेगमेंटेड सोसाइटी है, समाज कंपार्टमेंटलाइजेशन में बटा हुआ है, और यहां पर एक क्षेत्र में जिस परिवार को महारत है वो दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकता है। इसी तरह से वाणिज्य व्यवसाय में भी अगर कोई नौसिखुआ वहां जाना चाहता है तो वहां पर ठीक ढंग से वो वाणिज्य व्यवसाय नहीं कर सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान के 100 जो महत्वपूर्ण घराने हैं उन्होंने पिछले 100 वर्षों से हिंदुस्तान के ट्रेड और कॉमर्स पर कब्जा करके रखा है। और इसी तरह से हम प्रशासन और सेना में भी देखते हैं कि जिसका एक बच्चा सेना में चला जाता है, बाद में वो 8, 10, 15, 20 अपने रिश्तेदारों को सेना में भर्ती करा लेता है। ये सभी जो हमने दृष्टांत दिए हैं, ये सब निपोटिज्म या भाई भतीजावाद के परिचायक हैं। अब दोस्तों, इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह होता है कि जो देश में जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं उनको कुचला जाता है। उन्हें जो पद हासिल होना चाहिए था वो पद वो हासिल नहीं कर पाते हैं। उन्हें मीडियोकर लोगों के अधीन काम करना होता है। इसका दूसरा परिणाम होता है करप्शन, भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। जहां पर भाई भतीजा होगा वहां पर भ्रष्टाचार होगा,
और यदि भ्रष्टाचार होगा तो वो हमारे सामाजिक संबंधों में और हमारे राष्ट्रीय अस्मिता को घून की तरह खा जाएगा। जहां पर निपोटिज्म होगा वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में डिलीवरी सिस्टम नहीं होगा, या डिलीवरी सिस्टम होगा भी तो वो बहुत ही कमजोर होगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा? आखिर इसका प्रभाव हमारे देश के आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा। हम तेज गति से देश का विकास नहीं कर सकते क्योंकि जो मेन पावर हमने लगाए हैं उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो 8% 10% ग्रोथ रेट कर सके। और इसका दूरगामी परिणाम क्या होता है? दूरगामी परिणाम ये होता है कि हमारा देश या कोई भी देश जो निपोटिज्म से सफर करता है वह आंतरिक मामले में कमजोर हो जाता है और बाह्य आक्रमण को वह मजबूती से मुकाबला नहीं कर सकता है। और इसके दृष्टांत हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं। दोस्तों, जब मोहम्मद गोरी ने सेकंड बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज चौहान को हराया था तो उसका कारण क्या था? क्योंकि हमें यह जानकारी मिलती है नादौर इंस्क्रिप्शन से कि पृथ्वीराज चौहान और उनके पूर्वज ने 90% से ज्यादा लैंड ग्रांट अपने भाई भतीजे, अपने रिश्तेदार, अपने गोत्र के लोगों को दिए थे। और सेना में भी यही लोग शामिल थे, चाहे उनमें प्रतिभा हो या नहीं हो। समाज के 90% लोगों को सेना में जाने से मनाही कर दिया गया था। और इसका परिणाम क्या हुआ कि मिलिट्रीली हिंदुस्तान मोहम्मद गोरी का सामना नहीं कर पाया और इसका यह परिणाम हुआ कि हिंदुस्तान 800 वर्षों तक गुलाम रहा। दोस्तों, आखिर भाई भतीजावाद या निपोटिज्म से कैसे निजात पा सकते हैं? तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो यह है कि जिस तरह से चाइना ने 1980 से लेकर के 2010 तक लगभग 30 साल में 10% एनुअल ग्रोथ रेट से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया और आज उसका इकोनॉमी 15 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया है, उसी तरह से हमारे देश का भी डेवलपमेंट 10% एनुअल ग्रोथ रेट से होना चाहिए आगामी 30 साल तक। और हमारे साथ एक फायदा और भी है कि अब डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है और यह 2049 तक रहेगा। और दोस्तों, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब क्या होता है? मतलब कि जो लोड ऑफ डिपेंडेंसी है वो पॉपुलेशन में कम होता है। आज की तारीख में हमारे देश में 69.5% ऐसे लोग हैं जो लेबर फोर्स में शामिल किए जा सकते हैं। और अगर इन्हें गेनफुल एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है तो यह हमारे इकोनॉमी को द्रुत गति से बढ़ाएंगे और इससे हमारा जो नेशनल सॉलिडारिटी है वो बढ़ेगा। प्राइमोर्डियल लॉयल्टीज जो समाज में अभी भी मजबूती से जकड़े हुए हैं उसकी पकड़ ढीली होगी। हमें इस प्रकार की नीति अपनाना होगा जिसमें कि जो समाज में असमानता की खाई बढ़ती जा रही है उसको कम करने का प्रयास करना होगा। और कोशिश यह करना पड़ेगा कि जो देश के जो रिसोर्सेज हैं वो उसका फायदा सभी लोगों को हो, ना कि केवल टॉप 1% को हो या टॉप 10% को हो। सरकार को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने होंगे। और जैसे कि आपने देखा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत में सरकार ने वीकर सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन को, खास करके महिलाओं को, विकलांग को, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को आरक्षण दिया है। उसी तरह से उन्हें स्पेशल प्रेफरेंस देने होंगे। जो कमजोर राज्य हैं जैसे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इन राज्यों को अधिक से अधिक अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा देना होगा और उसका सतत मॉनिटरिंग करना होगा ताकि उन रुपयों को दूसरे कामों के लिए साइफन नहीं किया जा सके। जो देश में क्षत्रिय असमानता बढ़ रही है उसे दूर करने का प्रयास करना होगा। उसी तरह से हमारे देश का द्रुत गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन करना होगा। दोस्तों, जब भी अर्बनाइजेशन या शहरीकरण या औद्योगिकरण किसी भी समाज का होता है तो जो प्राथमिक लॉयल्टी जैसे क्षेत्र, गोत्र, वंश, धर्म, जाति, इनकी पकड़ कमजोर हो जाती है। और इसका सबसे जबरदस्त दृष्टांत पश्चिमी यूरोपीय देश है, यूएसए है, कनाडा है। तो हम अपने देश को द्रुत गति से अर्बनाइज करें, इंडस्ट्रियलाइज करें ताकि ये जो प्राइमोर्डियल लॉयल्टीज है उसको खत्म किया जा सके।
जाति प्रथा को तोड़ना होगा और उसके लिए अंतर जातीय विवाह या अंतर धार्मिक विवाह को प्रश्रय देना होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आजादी के बाद से वर्टिकल जो सॉलिडरिटी थी कास्ट की वो तो कमजोर हुई है, जजमानी प्रथा खत्म हो गया है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कास्ट सिस्टम में मजबूती आई है। अब एक क्षेत्र के एक जाति दूसरे क्षेत्र के उसी जाति से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ते हैं और इसका कारण है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। तो उसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन जो वर्टिकल सॉलिडरिटी है कास्ट का उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के माध्यम से तोड़ा जा सकता है। दोस्तों, जब द्रुत गति से देश का विकास होगा तो पिछड़े क्षेत्र के लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए या बेहतर विकल्प के लिए, अवसर के लिए वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाएंगे और इस तरह से जब हमारे देश में मोबिलिटी बढ़ेगा तो इससे भी नेशनल कॉन्शसनेस को बढ़ावा मिलेगा। और जो जो हमारा नेशनल कॉन्शसनेस बढ़ेगा, जब हम साइकोलॉजिकली अपने आप को वन इंडियन के रूप में देखेंगे, त्यों त्यों निपोटिज्म या करप्शन के फ्रीक्वेंसी में भी कमी आएगी। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर आप अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच।